हेलो बच्चों, तो एसएससी एमटीएस 2025 का जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है ना, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगले 60 दिन में कैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है और एक बार में इस एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है। और एग्जाम जो होने के चांसेस है ना, पहले अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल था, लेकिन अभी सीजीएल भी डिले हुआ है, सीएचएसएल भी डिले होगा, तो अब एग्जाम जो है नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में होने के चांसेस है। तो अभी भी आपके पास लगभग 90 दिन का टाइम है, लेकिन मैं इसमें आपको 60 दिन का स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि कुछ दिन आपको रिविजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए भी तो चाहिए। ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ बताया है, एक एक चीज मैं बताऊंगा कि कैसे रीजनिंग पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट कहां से लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, मैथ का स्ट्रेटजी, इंग्लिश का स्ट्रेटजी, सब बताने वाला हूं। ठीक है। ये वीडियो देख लोगे तो आपको मन में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सबसे पहले वैकेंसी की बात कर ले तो 8021 वैकेंसी आई है, आप लोगों को पता ही होगा। और एज लिमिट है 18 से 27 साल है। कुछ के लिए आपका 18 से 25 साल है और कुछ के लिए 18 से 27, तो 27 तक के हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। और सैलरी देखो मिलती है जो ना, मुझे पता है कि मेरे साथ भी एसएससी एमटीएस वाले लोग, 2024 वाले लोग काम करते, तो उनसे पूछा तो 32,000 प्लस इन हैंड सैलरी आपको दिल्ली में मिलेगी। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कुछ स्टेट में आपको कम मिलेंगे, सिटी पे भी डिपेंड करता है। तो 32,000 लेकिन आपको जो है प्लस आपको दिल्ली में मिलेगा तो मिलेगा। अच्छा, काम क्या रहता है, मेरे साथ भी एमटीएस काम करते हैं तो उनका काम क्या रहता है, तो उनका देखो मेन काम जो होता है फाइल को जो ट्रांसफर करना होता है। मान लो कि यहाँ सेक्शन से किसी दूसरे सेक्शन में फाइल ले जाना है तो उनको दे दिया जाता है फिजिकल फाइल हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेना है, डायरी डिस्पैच करना, अगर कहीं से लेटर वगैरह आ रहा है तो वो रिसीव करते हैं। ठीक है। रूम को कहीं कहीं पे रूम को उनको ओपन करने का भी काम होता है, कि रूम ओपनिंग और क्लोजिंग का काम होता है। सब जगह नहीं होता लेकिन कुछ कुछ जगह पे होता है। ठीक है। डाक वाला काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचाने वाला। कभी कभी आपको जो एसओ होते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स, वो होते हैं कि चलो थोड़ा मोड़ा क्लीनिंग कर दो यहाँ आसपास। फ्लोर क्लीनिंग नहीं, मतलब टेबल चेयर हल्का फुल्का उनका जो ऐसे सेक्शन ऑफिसर का वो काम करना होता है। और मिसलेनियस वर्क वगैरह थोड़ा मोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। देख लो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ हो तो आपको ये सब चीजें काम करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर मिलेगा काम करने के लिए, वो सब करना पड़ेगा। और अगर आपके में स्किल है ना, तो कभी कभी तो एमटीएस क्या पता है, फाइल वाले भी रिलेटेड थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उनका भी काम करवाते हैं, अगर आप कैपेबल हो तो। अच्छा, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं मैं, जो बताने वाला बता दिया कि एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका क्या क्या होता है, प्री में क्या क्या होते हैं, कैसे कितने कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, कितना कट ऑफ जाएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या चांसेस हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके कहाँ से पढ़ना है, उसकी स्ट्रेटजी में इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, कौन सा बुक से पढ़ाई करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, रिवीजन कैसे करें, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, और एक बार में एग्जाम कैसे निकालने का जो फॉर्मूला है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो धैर्य रखना थोड़ा सा, आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से सब कुछ आपको इसमें पता चलने वाला है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। अगर आप एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी जानते हो तो इसको स्किप करके डायरेक्ट अगले वाले सेक्शन पे जा सकते हो, यहाँ पे टाइम लिखा होगा, वहां पे जाके आगे की वीडियो देख सकते हो। ठीक है। ये देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आपको 10th लेवल का भी एग्जाम जो है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी इसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं वो होता है। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसा रहेगा। और इजी इजी क्वेश्चन होंगे एकदम, 10th लेवल, 8th लेवल, 6th लेवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 2 सेशन में पेपर होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में पता है क्या होता है, सेशन 1 में आपका मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, 45 मिनट का टाइम होता है, नो नेगेटिव होता है। ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ करेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 60-60 मार्क्स, 3-3 मार्क्स का रहेगा, 60-60 मार्क्स को होंगे। और एक क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ता है। तो देखा जाए तो सेशन 2 का जो मार्क्स है ना, उसी से आपका मेरिट बनता है, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। सेशन 2 में क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में आपका और करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो साइंस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन इजी वाले जो पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 3-3 मार्क्स का होता है, और 75-75 मार्क्स, मतलब माना जाए तो 150 मार्क्स का ही आपका मेरिट होता है, 150 मार्क्स में आपका कट ऑफ बनता है। 45 मिनट इसमें भी टाइम मिलता है। तो सबसे पहले जब 45 मिनट पहला खुलेगा तो आपको 45 मिनट में ये 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है। जैसे ही 45 मिनट का टाइम खत्म होगा, सेशन 2 अपने आप खुल जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको 45 मिनट फिर से मिलेगा, 45 मिनट में करना होगा। ये तो 45 मिनट आराम से कर लोगे, मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अब लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कितना मार्क्स लाना होगा, तो इसमें ना बहुत कम मार्क्स लाना होता है। अगर आप जनरल होना तो 30% मार्क्स लाओगे, यानी सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन सही कर लोगे, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 में 12 क्वेश्चन सही कर लोगे तो आप एलिजिबल हो, इसके मार्क्स के फिर आपका काउंट होगा। अगर 12 से भी कम अगर लाओगे तो फिर आपका सेकंड वाला जो है ना सेशन, आपका काउंट ही नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। तो कम से कम सेशन 1 में आपको जनरल हो तो 30% मार्क्स लाने हैं, और दोनों मिला के मान लो कि आप मैथ्स के ही 12 क्वेश्चन सही कर लिए, चलिए आपका काम हो गया, या फिर रीजनिंग के ही 20 में से 12 क्वेश्चन सही कर लिए, आपका काम हो गया, या दोनों मिला के 12 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन कर लिए तब भी काम हो गया, लेकिन 12 से ज्यादा करने का ट्राई करना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 25%, यानी कि 10 क्वेश्चन ही सही करने हैं, 40 में से 10 आराम से कोई भी कर सकता है। और जब अगर आप एसटी एससी हो तो सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आपको सही करना है 40 में से, तब आपका दूसरा वाला काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आपका नहीं काउंट किया जाएगा। अब सेशन 2 जो है आपका जीके और इंग्लिश में ही आपका मेरिट बनता है इसी में, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। पहले वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो 40 क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो ना, सारा का आपको तुक्का मारना है सेशन 1 में। लेकिन याद रखना, जैसे ही सेशन 2 आए तो आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव है। 3 नंबर तो सही पे मिलेगा, लेकिन -1 गलत पे भी आपको मिलेगा। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा,
ये वाला सेशन 2, जिसमें कि आपको पता है कितना टारगेट रखना चाहिए, 130 प्लस आपको रखना चाहिए, तभी आप आराम से अपने स्टेट में पोस्ट ले सकते हो। क्योंकि एमटीएस और हवलदार का जो पोस्ट होता है ना, स्टेट पे होता है। दिल्ली में आपको मिल जाएगा, आपको रांची में मिल जाएगा, जोन अलग अलग जोन में होता है, स्टेट में आपको मिलेगा। तो स्टेट वाइज अलग अलग इसकी कट ऑफ निकलती है। तो अगर आपको अपना स्टेट में लेना है तो 130 प्लस आपको कट ऑफ लाना ही चाहिए 150 में। और आ जाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कैसे तैयारी करनी है, आराम से आपका इतना मार्क्स आ जाएगा। अब देखो, एमटीएस के लिए तो कोई फिजिकल का जरूरत नहीं होता अगर एमटीएस निकालो तो, लेकिन जब हवलदार का पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे ना, हवलदार वाली, तब आपको एक फिजिकल टेस्ट करना होगा। लेकिन कोई भी इसको आराम से क्लियर कर लेगा। पीएसटी बोलता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेल जो होता है उनको ना एक रनिंग करवाया जाता है। रनिंग का वॉकिंग बोलो तो 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, आराम से आप कर लोगे। और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में, 1 किलोमीटर ऐसे ही आराम से चल जाती है कोई भी फीमेल। हाइट की रिक्वायरमेंट होती है हवलदार के लिए। एमटीएस के लिए कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका हाइट इससे भी कम है तब भी चल जाएगा। लेकिन हवलदार के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप इसको फिट में देख लेना, लगभग 5 फीट 2 इंच के आसपास मुझे लगता है आएगा। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आएगा। 152 सेंटीमीटर से अगर आपका ज्यादा हाइट है तो आराम से एलिजिबल हो। चेस्ट थोड़ा सा चाहिए, 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप नॉर्मल आपका चेस्ट हो तो 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, और जब फुलाओ तो 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और वेट लड़कियों के लिए कम से कम 48 केजी होना चाहिए। 48 केजी से कम रहोगे तो आप हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। एमटीएस के लिए हो जाओगे लेकिन हवलदार के लिए आप नहीं होगे। चलो, अब तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जान गए कि कैसे होगा। एक ही पेपर होगा, इसी से मेरिट बनेगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, और एक पीएचडी होगा। और आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10th का चाहिए होगा, 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, 10th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपके पास होगा तो बस आपका काम हो जाएगा। एसएससी एमटीएस कितना ही जी। अब हम चलते हैं आगे। एग्जाम की अब तैयारी कैसे करनी, देखो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। एमटीएस का एग्जाम है ना, आराम से अगर आपको 60 दिन में निकालना तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट हम स्टडी कैसे करेंगे भाई? स्मार्ट स्टडी करने का तरीका यही है ना कि देखो, हमको पता है ऑलरेडी कि मैथ और रीजनिंग के जो है सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है, इसमें हमको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, इसमें ज्यादा मार्क्स ला के भी आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसमें कम टाइम देना है। डेली का आपको 8 घंटे से 10 घंटे का टाइम देना पढ़ाई में। 8 से 10 घंटे 2 महीने दे दिए ना तो आपके पास एक सरकारी नौकरी होगा। ठीक है, सरकारी नौकरी लाइफ टाइम के लिए, 60 ईयर्स के लिए, और उसके बाद भी आपको पेंशन वगैरह मिलता रहेगा। तो आपको मैथ और रीजनिंग में कम टाइम देना, 2 घंटा, एक घंटा टाइम दोगे काम हो जाएगा। और जीके, करंट अफेयर्स और इंग्लिश में आपको 6 घंटा पढ़ना है, यानी कि 3-3 4-4 घंटे आपको देने हैं। 4 घंटा जीके के लिए देना और 2 घंटा इंग्लिश के लिए भी दे दोगे तो हो जाएगा। किसी किसी का इंग्लिश बहुत वीक होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश इंप्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका आगे बताने वाला हूँ, देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा होगा। और 75 प्लस 75 मार्क्स जो होता है आपका करंट, इसी से जीके से और आपका इंग्लिश से 150 मार्क्स उसी पे मेरिट बन रहा था। हम क्यों इसमें अपना टाइम ज्यादा खपाएंगे मैथ रीजनिंग में? हमको सिर्फ 10-12 क्वेश्चन सही करने हैं, 10 क्वेश्चन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए सही करने हैं 40 में से, वो आराम से कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हम सीधा ना पहले आपको मैं जो मेन सब्जेक्ट है उसी का स्ट्रेटजी बताता हूँ। जैसे कि जीके का स्टडी, चलिए जानते हैं कि जीके में हमको क्या करना होता है। देखो, जीके एक वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट सिलेबस है इसका, तो हमको इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, इतिहास भी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है, आपका पॉलिटी भी आ जाता है, आपका साइंस भी आ जाता है। तो बहुत सारे टॉपिक, करंट अफेयर्स भी आता है, स्टैटिक जीके वाले थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे देते हैं, तो सब दे देता है। इसलिए इसमें हमको ज्यादा टाइम देना, 3 से 4 घंटे देना है। लेकिन टॉपिक वाइज हमको एक एक टॉपिक उठाना और कंप्लीट करते जाना। जैसे कि बुक कौन सा लेना है, तो बुक के लिए मैं बोलूंगा ना, आपके पास जो भी बुक्स है थ्योरी के लिए उससे कर लो, या फिर लूसेंट बुक्स चुपचाप ले लो, छोटी वाली आती है। लूसेंट बुक से भी आप रट्टा मारना शुरू करोगे, आराम से हो जाएगा। रट्टा ही मारना पड़ता है जीके में, थोड़ा समझने वाला खेल ज्यादा नहीं है, रट्टा मारोगे हो जाएगा। स्टडी ग्रुप के साथ पढ़ोगे, किसी एक दोस्त के साथ पढ़ोगे, रोज अपना टारगेट बनाओगे 2 घंटा पढ़ने का साथ में, कि चलो भाई आज ना इतिहास उठाते हैं, इतिहास में इंडो वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंडो वैली सिविलाइजेशन कर लिए, और लूसेंट कहीं एक एमसीक्यू का बुक आता है, लूसेंट का एक थ्योरी का भी बुक आता है, एक एमसीक्यू का भी बुक आता है। दोनों बुक आपको कर लेने हैं, आपका आराम से एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करना है। ठीक है, इतिहास, इंडो वैली सिविलाइजेशन कर लिया, बुद्धा कर लिया, बौद्ध जो धर्म होता है, जैन धर्म जो होता है, महाजनपद हो जाता है, चंद्रगुप्त, ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एमटीएस में। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा तो इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समुद्रगुप्त का जरूर कर लेना, चंद्रगुप्त जरूर कर लेना, इंडो वैली सिविलाइजेशन जरूर कर लेना, बुद्धा के बारे में जरूर जान लेना कि बुद्धा का कब जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, डेथ कब हुआ था बुद्धा का, ये सब पूछा जाता है कि कौन सा उनका ये बना था, जैन लोगों का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये सब चीजें पूछा जाता है। महाजनपद क्या है, दिल्ली सल्तनत में जो है, दिल्ली सल्तनत में 5-6 लोग हैं, उनके दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेना। इससे बहुत कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सब लोग जो है ना, उनके बारे में पूछ लेना। मुगल एम्पायर में आपको जरूर अच्छे से पढ़ लेना। मुगल में जैसे बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कब थे, अकबर का बेटा कौन था, ठीक है, बाबर का बेटा कौन था, ये सब, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मॉडर्न इंडिया तो मैं बोलूंगा पूरा पढ़ना, लेकिन बेसिक वाले चीजें, ठीक है। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो ये सब है। बनारस यूनिवर्सिटी किसे कहता है, और नाम होता है, नामकरण जो होता है, बहुत सारे लोगों को नाम दिया गया, महात्मा गांधी ने इनको किसका नाम दिया है, तो ये सब चीजें, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप जितना बार पढ़ोगे ना, जितना बार ज्यादा बार पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी बुक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज बस करते जाना अच्छे से, ठीक है। इसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना अच्छे से, एमटीएस का सिलेबस। और वैसे मैं इसका जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम गोल्डन एएसओ सर्च करना, गोल्डन कैपिटल में गोल्डन एएसओ आपको मिल जाएगा। वहां पे मैं इसका
का डाल दूंगा, साथ में सिलेबस भी एमटीएस का डाल दूंगा, तो वहां से कर लेना। तो इन सब टॉपिक्स को आपको देना 2 से 3 घंटे टाइम देना और पढ़ना, और एमसीक्यू भी साथ साथ करते जाना। इंदु वैल्यू सिमुलेशन कर लिए तो इस पे एमसीक्यू कर लिए, बुद्धा पढ़ लिए, बुद्धा पे एमसीक्यू 50-100 को कर लिए, जेन्स पढ़े, जेन्स पे 50-100 को क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, ये आपको कोई एसपीडी वगैरह टाइप का जो आता है ना, वहां बुक एक जरूर बुक लेना जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, उससे कर लेना। ठीक है, कोई ना कोई भी बुक ले लोगे तो चल जाएगा काम। अब हम चलते हैं, उसके बाद साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस में देखो विटामिन वाला, विटामिन और डिजीज से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो साइंस में ये वाला टॉपिक जरूर कर लेना, आपको लिसन पे ही मिल जाएगा। साउंड और लाइट वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, सेल से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, जो पाचन तंत्र है, और हमारा जो कोशिका उत्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड बेस, एसिड में क्या मिलाएंगे, लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है, एसिड में नीला हो जाता है, मेटल एलॉय जो होता है उस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एलॉय और ये एलॉय को मिलाने से क्या होता है। ठीक है, वो सबसे पूरे गन पाउडर क्या होता है, जैसे कि आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, आपको ये सब सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, ब्लड, बोन्स, जॉइंट्स रिलेटेड ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब जरूर कर लेना है सब टॉपिक। फिर से जब वो वाला आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसको साइंस में आना है। ठीक है, 10 दिन में आप आराम से इसको कंप्लीट कर लोगे। हिस्ट्री का जो पार्ट है ना, आप लोग इतने अच्छे स्ट्रांग हो कि 10 दिन में आराम से पहले हिस्ट्री कंप्लीट करना, इसके कम से कम 5-6 हज़ार 4-5 हज़ार इस पे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, फिर इसमें आना। जब साइंस में आए हो ना, तो साइंस में जब आओगे, इसको पढ़ते रहोगे, 10-12 दिन इसमें लगाओगे, तो ऐसा मत करना कि सिर्फ इसी को पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दो, उसको बीच बीच में ना जाके हिस्ट्री को रिवाइज करते रहना, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते रहना, एमसीक्यू क्वेश्चन जो हाईलाइट किए उसको पढ़ते रहना। उसी तरह से आप ज्योग्राफी में आते हो, ज्योग्राफी में जैसे सोलर सिस्टम से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, कि सोलर सिस्टम में आपको पूछ देगा कि अर्थ के बाद कौन सा आता है। ठीक है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है वो पूछ देगा। ठीक है, सबसे नियरेस्ट तारा कौन कौन सा है, कौन सा सबसे नियरेस्ट तारा हमारे सोलर सिस्टम से। उसके बाद हमारी नदियां जो है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूछ देगा कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, भागीरथी, अलकनंदा, ये सब कौन कहाँ से मिलती है, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है। गंगा को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको कौन सी नदी बोला जाता है, गंगा कहाँ पे मिलती है जाकर। इस टाइप के सबसे साउथ की सबसे बड़ी नदी किसे बोला जाता है। तो इजी वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब जब पढ़ोगे ना, जब ड्रेनेज सिस्टम ल्यूसेंट से आराम से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हो। फिर जनगणना से पूछता है, जो 2011 का सेंसस है, कि सबसे साक्षरता रेट कहाँ पे था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको जनगणना से करके ही जाना है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला पूछा जाता है। ठीक है, सॉइल से, मिट्टी से पूछा जाता है, एटमॉस्फेयर से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ना, जो अर्थ का स्फीयर्स होता है, उसमें पूछा जाता है। एयरप्लेन कौन सा जो लेयर होता है उसमें किसमें होता है, सबसे नीचे जो जमीन से जुड़ा होता है उसको कौन सा बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंटेन से आपको पूछा जाएगा, सबसे हाईएस्ट माउंटेन को, प्लेट्यू से वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेशनल पार्क से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज्योग्राफी का भी सारे टॉपिक्स अपना देख लेना है, और एक एक टॉपिक करके 2-2, 4-4 घंटे टाइम देना है एक एक टॉपिक पे। आपस में दोस्त के साथ पढ़ाई करना है। नहीं पता चले, कुछ भी नहीं, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, बस गूगल से सर्च करना विटामिन एंड डिजीज फॉर एमटीएस, विटामिन डिजीज आपको मिल जाएगा। साउंड एंड लाइट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 50-100 क्वेश्चन कर लेना। ह्यूमन सेल या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सर्च करोगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाते जाना। याद रखना आप लोग ने एक काम करना कि कोई भी चीज पढ़ो तो उसको नोट्स बनाओ, छोटा छोटा नोट जिसको आप रिवाइज कर सको। सब चीज का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अगर लूसेंट से पढ़ोगे तो लूसेंट से तो आप रिवीजन कर ही रहे होगे, उसको हाईलाइट कर रहे होगे। जैसे हाईलाइटर रखना, हाईलाइट में जो भी इंपॉर्टेंट जो भूल जाते हो ना उसको हाईलाइट करते हुए चलना। अब जैसे पॉलिटी में चलते हैं, तो पॉलिटी में भी आपको अनुच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो गया, जैसे कि फंडामेंटल राइट वाले हो गए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाले हो गए, और प्रेसिडेंट वाले हो गए। ये सब वाले से 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन सा आर्टिकल में ये होता है। और प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कौन करता है। ठीक है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला जो 5th ईयर प्लान जो होता है ना, पंचवर्षीय पंचायती राज से पूछा जाएगा। और पंचवर्षीय पंचायती राज कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो होता है उसमें कब से कब हुआ था, सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना भी आपको कर लेना है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल सिस्टम होगा, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये जरूर करना कि आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जरूर करना। आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करना है। एक स्पीडी करके बुक आता है, स्पीडी जरूर लेना। स्पीडी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, वहां से कर लेना। ठीक है, और करंट अफेयर्स या फिर लूसेंट से भी आप कर लोगे, वहां से भी काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको करना, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, ऑनर हो गया, आप ये सब पढ़ सकते हो। रैंक हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होता है, स्पोर्ट्स होता है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि कहां से आप पढ़ सकते हो। देखो बुक तो मैंने बता दिया, लूसेंट बुक से सभी टॉपिक को कर लेना है, और रट्टा ही मानना पड़ेगा। सीधा जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से भिड़ने लगेंगे। अब जैसे ही इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे वहां आएगा। अगर आप स्पीडी कर लोगे तो और अच्छा है। ठीक है, इसी में तो आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाना होता है। यूट्यूब पे मैं बोलूंगा ना कि अड्डा 24/7 एक आशुतोष सर ने सीरीज लाया है, एसएससी एमटीएस 2025 का जीएस प्लेलिस्ट है, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो में आपको दिखाई भी दिया जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस हैं। एक एक करके स्टार्टिंग से वीडियो सारा देखना शुरू कर देना। ठीक है, और क्वेश्चन करना। और इन वीडियो को सिर्फ एक बार नहीं देखना, 2-3 बार देखना। एसएससी एमटीएस का मैराथन का वीडियो देख लेना, एसएससी एमटीएस पॉलिटी लिखना, ज्योग्राफी लिखना, आपको वीडियो मिल जाएंगे। 2-4 घंटे का उन मैराथन को कर लेना, और वीडियो को एक बार नहीं 3 से 4 बार देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना है। उसके बाद चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अब इंग्लिश का स्ट्रेटजी पे चलते हैं कि इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में देखो 2 घंटे से 3 घंटे डेली दोगे ना, हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि क्या करना है आपको, ये सब चीजें अभी भूल जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंग्लिश में एक चीज काम कर लोगे ना तो हो जाएगा, वो है कि आपको रीडिंग डालना। रीडिंग डालना शुरू कर दिया ना, और कहां से रीडिंग डालना है, एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 10 तक अगर जितने भी एनसीईआरटी का बुक्स है आप रीडिंग डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। 6 से लेकर के 10 तक का बुक ले आना, अपने दोस्त का, अपने भाई का, कहीं ना कहीं जरूर होगा, या फिर आप ही के पास होगा मुझे लगता है। स्टार्ट करना 6 से और रीडिंग करना शुरू कर देना। रीडिंग कैसे करना है ना, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया बहुत अच्छे से। और क्या होगा, इससे आपका ना ग्रामर भी ठीक होने लगेगा, वोकैब्स भी ठीक होगा, साथ में आपका पैसेज वगैरह सब कुछ करने लगो। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है एक 10 से 15 मिनट का, कैसे रीडिंग डालना चाहिए, वो वीडियो जरूर देखना। सर्च करना हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक बाई गोल्डन एसो सर्च करोगे आपको आ जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे ये वाला वीडियो आप देख लेना, यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा है, वो वाला जरूर देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूँ। देखो क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ने के लिए ना बहुत इजी इसके टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश में। मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में इसका क्या क्या आता है। इंग्लिश में देखो ये सब सिलेबस आते हैं, जैसे स्पॉट द एरर आएगा इजी वाले, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा इजी, सिनोनिम एंटोनिम जो आएगा, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, इंप्रूवमेंट इन सेंटेंस आता है, कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज वगैरह, वॉइस नरेशन, पीक्यूआरएस पैसेज, ये सब नहीं पूछा जाता, तो इजी होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का बुक रीडिंग करोगे ना, अगर 2 महीना कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पे आप ध्यान दोगे तो आपका काम हो जाएगा। रीडिंग ही डालना है। एनसीईआरटी का 6 से 10 तक पढ़ लिया और जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसा पढ़ लिए तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला, गारंटीड मैं आपको बताता हूं। और मैंने आपको सिलेबस तो बता ही दिया कि क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। आपको कहां से पढ़ना है, अगर आपको ग्रामर में दिक्कत आ रही है ना तो जाना गोल्डन एजुकेशन चैनल पे जाना, ठीक है। वहां पे आपको कंप्लीट वोकैब्स मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा बहुत अच्छे से इमेज के साथ में, रूट वर्ड के साथ बताया हुआ, बहुत सारे आप 1000-2000 वोकैब्स याद कर लोगे यहाँ पे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। डेली 1 घंटा टाइम देना वोकैब याद करने में और 1 घंटा आपको रीडिंग डालना, यही 2 काम करना, बस आपका काम एकदम अच्छे से हो जाएगा। नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब का जो टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज आपका पूरा अच्छे से बताया हुआ, समझाया हुआ है, तो आप समझ भी जाओगे कि नॉन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वो सब कर लेना। यहाँ से भी अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो एसएससी एमटीएस 2025 इंग्लिश प्लेलिस्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, 40-50 वीडियोस वाले क्वेश्चन करवाए हुए होंगे, आप वहां से चुपचाप कर लेना, ठीक है। अब वो क्या याद करना है और प्रैक्टिस भी करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, कोई एक बुक लेनी है और उससे प्रैक्टिस करना है। मैं तो सबसे अच्छा बोलूंगा ना कि इंग्लिश के लिए आप अगर सेट लगाते जाओगे ना, सेट अगर रेगुलर लगाते जाओगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। अगर रीडिंग डालोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीडिंग और वोकैब्स पे फोकस करोगे ना तो आपका पूरा इंग्लिश हो जाएगा। और एक सेट हर दिन लगाते जाना चुपचाप। वोकैब्स के लिए किरण पब्लिकेशन की या फिर कोई भी पब्लिकेशन की एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट ले लेना, ठीक है, 40-50 सेट का, और हर दिन करना, जिसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ, आराम से आपका काम हो जाएगा वहां से। तो इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना है। अब हम चलते हैं कि मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि 130 प्लस आपको मार्क्स लाना है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि 150 से मेरा 130 आ रहा है कि कितना आ रहा है, तो उसके लिए रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते जाना। जब सिलेबस स्टार्ट करोगे ना तो आपको हर दिन मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, आपको क्या करना, वीक में 1 मॉक टेस्ट लगा दिए, हो गया काम, 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा दिए, हो गया। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा ना, आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते जाना, ठीक है। फिर वीक में 2-3 मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी है। जो भी टेस्ट लगाओ ना, मॉक लगाओ, बहुत अच्छे से अपना उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि बस आंसर देख रहे हैं बार बार, खुद से ट्राई करना, जरूर हो जाएगा, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन तो आराम से आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 10 से 12 आप आराम से रीजनिंग का भी कर लोगे, ठीक है। मेन जो आपको फोकस करना होगा उसमें जीके वाले और इंग्लिश वाले सेक्शन पे फोकस करना होगा, उसको अच्छे से करना है। और मॉक टेस्ट कहां से लगाना है, देखो मॉक के लिए मैं एक बोलूंगा कि पीवाईक्यू का बुक आएगा। पहले तो पीवाईक्यू की बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन वहां से एक हैबिट बना लेना, तब जाकर के ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना। टेक्स्ट बुक मैं बोलूंगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीद लेना, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं ना तो टॉपर कूपन कोड यूज करोगे ना तो आपको वहां पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप टॉपर कूपन कोड करके इसका खरीद सकते हो। और सिर्फ आपको एमटीएस वाले देने, आपको यहाँ पे सेक्शनल भी मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश का सिर्फ देना है तो इंग्लिश का सिर्फ एमटीएस का मिल जाएगा 25 क्वेश्चन वाला, आपको जैसे सिर्फ आपको जीके का देना तो जीके का भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सेक्शनल भी करते रहना, ट्राई करना कि इंग्लिश का तो हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट करें, तो यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगा। और क्या करना, जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट के बाद एक एनालिसिस भी करना कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किए, कौन कौन सा सही किए। एक मॉक का कॉपी ऐसा मोटा सा एक कॉपी रखना और क्या करना ना, उसमें 4 सेक्शन बना लेना, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का। जो क्वेश्चन मैथ्स के ना बने उसमें मैथ्स में लिख लेना, जो क्वेश्चन इंग्लिश का ना बने इंग्लिश में लिख लेना, रीजनिंग का ना बने रीजनिंग, और जीके का जीके में लिख लेना। और बीच बीच में ना उस कॉपी को देखते रहना कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा नहीं बना था भाई पहले वाले मॉक में, उसको देखते रहोगे ना, उन्हीं सब क्वेश्चन से फिर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। तो ये जरूर करना कि मॉक एनालिसिस अच्छे से करना। एनालिसिस का मतलब कि एक बार मॉक लगा लो, मॉक लगाने के बाद मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसको देखो कि कहाँ गलती की है, कहाँ सही की, ये नहीं किसी लगा के आगे बढ़ गए, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यही सबसे ये सब तैयारी जब करोगे ना तो आपको सीजीएल एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम को निकालने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जिसमें वेटेज कम है, जैसे कि मैथ्स में रीजनिंग में वेटेज कम है, इसमें 2 घंटा भी डेली दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। क्या करना है,
जितना भी टॉपिक्स है ना, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको दिखला देता हूँ। जैसे कि ये एमटीएस का मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। जैसे मैथ्स में क्या है, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब पूछे जाते हैं, कौन सा इंटीजर होल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ से, डेसिमल फ्रैक्शन से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बहुत इजी क्वेश्चन, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास पूछा जाता है, प्लस माइनस 3 प्लस इंटू 6 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 3, ऐसे करके पूछा जाएगा। ये सब तो कोई भी कर लेगा। परसेंटेज के क्वेश्चन इजी आते हैं, परसेंटेज का टॉपिक देख लेना, रेशियो प्रोपोर्शन देख लेना, टाइम एंड वर्क इजी टॉपिक से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सबसे ना 8-10 टॉपिक ही कर लेने हैं बस, ज्यादा टॉपिक नहीं करना। उसी तरह से रीजनिंग में आपको क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आएगा कि इसके बाद कौन सा आएगा, 2 आ गया, 4 आ गया, 6, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 हो गया, 16 आ गया, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इजी आप बता सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस की एक ए बी आ गया, सी डी, ऐसे करके उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, एनालॉजी, तो इन सब टॉपिक्स को आपको ना कर लेना। करने का क्या तरीका है, सारे टॉपिक से ना 20 से 30 एक नोट्स कॉपी बना लेना, छोटा छोटा नोट्स कॉपी बनाने, हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन कर लेने। और कहां से करोगे, यूट्यूब से ही आपको मिल जाएगा। सर्च करोगे यूट्यूब पे मैथ प्लेलिस्ट, एमटीएस मैथ्स का प्लेलिस्ट सर्च करोगे, आपको कोई ना कोई टॉपिक वाइज पढ़ाया रहेगा, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और नोट्स कॉपी जरूर बनाना, मैं बोलूंगा कि नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे नहीं हो, 1-1 घंटा टाइम देना ना, आराम से हो जाएगा। और एसएससी मैथ्स का प्लेलिस्ट और एसएससी रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करोगे, वहां से मिल जाएगा। और सारे टॉपिक्स जो कि मैंने अभी बताए, उन टॉपिक्स को एक एक करके कर लेना, 30-40 क्वेश्चन सब पे कर लोगे, इजी वाले हो जाएगा। सिलेबस जरूर कर लेना, सिलेबस को ध्यान में रखना, उसको प्रिंट करा लेना और सारे टॉपिक को कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये इतना ही कर लोगे, हो जाएगा। और बीच बीच में क्या करना ना कि मैथ और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन आप करते रहोगे प्रैक्टिस, तो वहीं से आपका चीजें हो जाएगा। इस पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है किस पे, उस वाले टॉपिक पे आपको ध्यान देना। स्मार्ट स्टडी का यही मतलब होता है कि उस चीजों को नहीं करना जिससे हमारा कोई फायदा नहीं होना। इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, आपको सिर्फ पास करना है, फायदा तो आपको उससे होने वाला है। मैंने इसमें बताया है कि 1 घंटा आपको मैथ्स के लिए देना है और 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए देना है। 40 क्वेश्चन में आपको टारगेट रखना है कि मुझे 15 क्वेश्चन किसी भी तरीके से सही करना है। और देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सबको मार के आना है। पहला सेशन जब करोगे ना तो सबका सब मारना, लेकिन सेशन 2 में आपको तुक्का एकदम नहीं मारना है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसी को करना है, या फिर जो क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ ये वाला आंसर हो सकता है उसको करना है, लेकिन ऐसे तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी चाहिए। एमटीएस को ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं इसको ना तैयारी ना करूँ, इसमें तो पियून वाला नौकरी है, ये नौकरी है। देखो हाँ, ये फैमिली टू फैमिली, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। किसी कैंडिडेट का घर पे स्थिति बहुत खराब होता है कि उसके घर पे लोग 10,000 भी नहीं कमाते हैं मंथली, तो उनके लिए अगर 32,000 वाली सैलरी मिलती है तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जिसके घर में ऑलरेडी 50,000 60,000 कमा रहे हैं और उसके एमटीएस का फिर कोई वैल्यू नहीं, मैं बोलूंगा कि फिर आपको वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसके घर में बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन कम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है, एमटीएस एक शुरुआत करने के लिए। और ये आपके सीढ़ी का काम करेगा। सीढ़ी जैसे दीवार पे सीढ़ी लगाते हैं ना, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जब आपके पास जॉब हो जाएगा ना एक, तो फिर उसके बाद आप सीएचएसएल का तैयारी, सीजीएल का तैयारी और बाकी एग्जाम्स का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से फ्री माइंड होकर के कर सकते हो, और हो भी जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एमटीएस से डायरेक्ट एएसओ इन एमईए बने हैं भाई, एमईए में गए हैं, एमटीएस से आप एएसओ के पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, 4600 ग्रेड पे, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। क्यों? क्योंकि एमटीएस जॉब था, और एमटीएस में आपको इतना टाइम मिल जाता है ना कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आपको दिन भर का काम नहीं हो सकता, 2 से 4 घंटे का काम होता है, 2 से 4 घंटे काम कर लोगे, काम हो जाए। रिवीजन देखो करते रहना, जो भी चीज पढ़ो ना उसको रिवाइज करते रहना। अगर रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ आगे बढ़ते रहोगे, परसेंटेज पढ़ के आप टाइम एंड वर्क में चले गए, टाइम एंड वर्क से आप बोर्ड मास में चले गए, बोर्ड मास, और पीछे का चीजें नहीं देखोगे, भूलते जाओगे। तो जो भी चीजें पढ़ो बीच बीच में रिवाइज करते रहना, जो भी पढ़ो तो बहुत अच्छे से करना। टारगेट स्कोर पे फोकस करना, जैसे 130 लाना है तो 130 के लिए मॉक टेस्ट लगाते रहना कि 130 लाना है, 130 लाना है, हो जाएगा। 130 फोकस करोगे आराम से आ जाएगा। और रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते रहना। सिर्फ अगर पढ़ाई करते रहोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। एक बार में एग्जाम निकालना है, तरीका वही है कि मिनिमम बुक्स रखना, मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन करना। और 100 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा दिए एग्जाम से पहले, 100 मॉक टेस्ट, अरे भाई 32,000 सैलरी वाली 100 तो लगा ही सकते हो, 100 मॉक टेस्ट लगा दिया, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंट रहना एग्जाम की तैयारी के समय में, एकदम रिलैक्स माइंड, चिल माइंड के साथ एग्जाम हॉल में जाना, और लगातार मेहनत करते रहना, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहोगे, आपका आराम से इसमें सिलेक्शन होगा। तो तैयारी करो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, अपना बेस्ट दो, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। 60 दिन 70 दिन का जो टाइम है वो कम नहीं है, आराम से इसमें निकाल सकते हो। और बहुत सारे लोग हम यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, जब मैं जाता हूँ जॉब करने, मैं एएसओ के पोस्ट पे भी हूँ, तो जब जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे मिल जाते हैं एमटीएस लोग। तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश तो नहीं, लेकिन वो लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं और आगे की तैयारी सब लोग करते रहते हैं, सीजीएल सीएचएसएल ये सब का। तो आपको भी मैं यही बोलूंगा कि तैयारी करते रहो, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, गोल्डन एएसओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसको इंप्लीमेंट करो, अच्छे से हार्डवर्क करो, और इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो जब आएगा तो उसको भी देखना।